Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss fourth part of MCQ based previous year question paper explanation for BSc first year ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस बचे हैं लास्ट के जिन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अदरवाइज हम 40 क्वेश्चंस तक इससे पहले वाली 3 पार्ट की वीडियोस में हम इसे क्लियर कर चुके हैं। तो आओ सीखें। तो सबसे पहले हम लास्ट वाले क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर ऊपर बढ़ते रहेंगे जैसे हर पार्ट में हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। और ये MCQ बेस्ड जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहें। तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज, साइक्लोहेक्सेन जो है वो इन रूपों में पाया जाता है। इसमें से जो मोस्ट स्टेबल होती है वो आपके पास ये चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन अगर ऐसे दिखाएं तो ऐसे बनाएं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है हर कार्बन के पास, तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता, या तो वो चेयर फॉर्मेट में पाया जाता है ज़्यादातर, या फिर वो बोर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो स्टेबल जो कॉन्फॉर्मेशन होता है वो चेयर फॉर्म होता है। द करेक्ट आंसर विल बी चेयर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर साइज ऑफ एल्केन्स द सॉलिबिलिटी रिमेन सेम, इंक्रीज, डिक्रीज और नन। जब आप किसी भी एल्केन्स का मॉलिकुलर फॉर्मूला बढ़ता है तो मॉलिकुलर फॉर्मूला बढ़ने से मोलर मास भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे चेन बढ़ती है तो आपकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती जाती है। जितना छोटा एल्केन होगा वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, जितना बड़ा एल्केन होगा, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है एल्केन्स, और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है। करेक्ट आंसर विल बी डिक्रीज। द आइसोमर्स मस्ट हैव, कोई भी आइसोमर है, 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी नोन एज आइसोमर टू ईच अदर एंड फिनोमिनन कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स वो होते हैं जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूला आपके सेम होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले इस पे आ जाते हैं। डिफरेंट कंपाउंड विद सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड, 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट होता है, वो एक दूसरे के आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। तो अब इस पे बात आती है, इसके 4 ऑप्शन उसने दिए थे, इसका आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर करना होता तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन उसने इसमें RS नॉमेनक्लेचर भी पूछा है। तो RS नॉमेनक्लेचर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ। RS करते कैसे हैं, कैसे देखते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये जो RS नोटेशन किया जाता है, आपके पास किसी भी 3D मॉलिक्यूल को 2D में प्रेजेंट करने के लिए, एक्चुअली मॉलिक्यूल पर आप हाइब्रिडाइजेशन देखो तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो sp1 p2 p3, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, प्लेनर नहीं है, टेट्राहेड्रल टाइप में है। तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है और 3D मॉलिक्यूल है। 3D मॉलिक्यूल को आपने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, तो वो 2D में प्रेजेंट किया है। तो प्रेजेंट करने के लिए 4 तरीके होते हैं, वेज, न्यूमैन, सॉहर्स और फिशर। तो RS नोमेनक्लेचर जब हम करते हैं तो मेनली दो रिप्रेजेंटेशन में करते हैं, या तो वेज में या फिशर में। ना तो ये वेज जैसा दिखाई दे रहा है, वेज में डार्क और डॉटेड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं अबव और बिलो द प्लेन रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वेज रिप्रेजेंटेशन तो दिया नहीं है। तो दूसरा हमारे पास बच जाता है फिशर रिप्रेजेंटेशन। तो फिशर वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही से नहीं दे रखा है, इसीलिए मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए तो हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करते हैं। तो इसमें कार्बन नहीं है तो इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, और इधर से करेंगे तो 1 2, 2 कार्बन ये हो गए, 3 और 4, 3 पे OH ग्रुप आ रहा है, जबकि इधर से करेंगे तो 2 पे OH ग्रुप आ रहा है। तो काउंटिंग होगी 1 2 3 4, 2 कार्बन ये है। तो 4 कार्बन के लिए सबसे पहले वर्ड रूट का नाम लिखते हैं ब्यूट, फिर सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ब्यूटेन वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स एन, और 2 पोजीशन पे OH है तो फंक्शनल ग्रुप का नाम आता है वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो ब्यूटेन 2 ऑल इसका आंसर हो जाना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में ब्यूटेन 2 ऑल के साथ 2 ऑप्शन है, R ब्यूटेन 2 ऑल और S ब्यूटेन 2 ऑल। तो R और S नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर जिस हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है उसी हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका कुछ इस तरीके का है, C2H5 लगा हुआ है, C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका H है। तो सबसे पहले इसका एटमिक नंबर होता है 8, इसका एटमिक नंबर होता है कार्बन वाले का सेंट्रल एटम का 6, इसका भी 6। तो अगर मैं इसको थोड़ा खोल के दिखाऊँ आपको समझाने के लिए, तो CH2 और ये आपका हो जाएगा CH3।
तो अब आपके पास C पे H लगे हुए हैं, इस कार्बन से H लगे हैं, इसका एटमिक नंबर भी 6 है, इसका एटमिक नंबर भी 6 है, लेकिन इससे कौन जुड़ा है, H और C। तो सबसे ज़्यादा एटमिक नंबर वाला ये है। जब एटमिक नंबर 6 और 6 हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा बड़ा ग्रुप है। जिसका एटमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको हाई प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी 1 नंबर की प्रायोरिटी ये, सेकंड नंबर की प्रायोरिटी ये, थर्ड नंबर की प्रायोरिटी ये, क्योंकि H और C एटमिक नंबर 6, 7, 8 हो रहा है, जबकि इसके लिए देखें तो 1, 2, 3 हो रहा है। तो एटमिक नंबर के हिसाब से फिर इसके बाद इन दोनों में से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ये बड़ा है सेकंड नंबर का, और ये थर्ड नंबर का, और ये फोर्थ नंबर का। तो हम चलते हैं 1 से 2, 2 से 3, फोर्थ को नहीं देखते, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो आपका R होता है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो आपका S होता है। तो अगर देखा जाए तो ये R है, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे होता है, ऐसी लाइन पे, तो R का R ही रहता है, S का S ही रहता है। लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करता तो R का S लिखता, S का R लिखता, ऐसा उल्टा हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये R ब्यूटेन टू ऑल वाला ऑप्शन होता। लेकिन अगर मैं आपको एक बात समझाऊँ तो फिशर रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। बट उसका क्वेश्चन, जिस हिसाब से उसने क्वेश्चन पूछा है आप लोगों के लेवल पे, उसे ये बात शायद उसे पता नहीं थी, या क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को, क्योंकि फिशर रिप्रेजेंटेशन ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिशर रिप्रेजेंटेशन सही रिप्रेजेंटेशन तब होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो टोटल 1, 2, 3, 4, तो चारों कार्बन एटम को पहले तो वर्टिकल लाइन पर ही लाई करना चाहिए था, ये पहला पॉइंट होना चाहिए। और बड़ा ग्रुप जो है वो ऊपर टॉप पोजीशन पे आता है। अब इधर की तरफ रह जाएगा आपके पास OH, और इधर की तरफ आपके पास रह जाएगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को मैं क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन यहाँ आने चाहिए थे, तो आपके पास ये 1, ये 2, और ये 3, और ये 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे अगर ये होता तो आपका होना क्या चाहिए था, इसको R, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई कर रहा है, तो होना तो S चाहिए क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो मैंने कहा उल्टा हो जाता है, तो S का क्या हो जाएगा, R। और आपके पास अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि OH ग्रुप को राइट में ही लगाना था, वो आप ऐसे भी तो लिख सकते थे। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना। वैसे इसने ये क्वेश्चन सही बना के नहीं दिया है, इसने फिशर रिप्रेजेंटेशन को ही सही नहीं लिखा। फिशर रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम वर्टिकल लाइन पे आने चाहिए थे। अगर मैं उसी वर्टिकल लाइन की बात करूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, मतलब CH2 CH3 और OH ग्रुप लेफ्ट साइड में भी लिख सकता था। अगर ऐसे करता तो ये 1, 2 और ये 3 और 4th 1, 2, 3, 4 क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन अब ये S हो जाता। तो पहले तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न होता रहेगा। तो आपके पास, आप एक काम करना, जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा है, जिस फॉर्मेट में, आप वहीं पे 1, 2, 3, 4 करके करना। फिशर रिप्रेजेंटेशन की मैं बात ही नहीं कर रहा, अदरवाइज़ कोई ढंग से क्वेश्चन पेपर बना होता है तो इसको पहले सही से लिखा जाना चाहिए था। रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन गलत लिखा हुआ है। बाकी जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से कैसे करते हैं, जिसका एटमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उसको 1, उससे कम एटमिक नंबर वाले यहाँ पे सेम एटमिक नंबर हो गए, तो इसमें HHC ये ज़्यादा एटमिक नंबर वाला आ रहा है, फिर ये कम वाला आ रहा है, ये 6, 7, 8 आ रहा है, 1, 2, 3 आ रहा है। तो इन दोनों में प्रायोरिटी जो होगी वो बड़ा ग्रुप ये है 2 और ये 3 और ये 4। तो 1 से 2 पे जाएंगे, 4th को नहीं देखते, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जब वर्टिकल लाइन पर आता है तो क्लॉकवाइज चलता है, तो रेक्टस कहते हैं और इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर R ब्यूटेन टू ऑल हो जाएगा। तो अभी हम इस पे 4 वीडियो बना चुके हैं, पूरा का पूरा आपको क्लियर कवर कर चुके हैं। तो होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक का पेपर हम कल प्रिपेयर करके तो आप लोगों को भेज चुके थे पहले ही, आज उसका पेपर भी हो गया BSc फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और सेकेंड ईयर इसका जो सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है उस पर भी पूरी वीडियो हम बना चुके हैं। तो अभी हम इसको आपको सेंड कर देंगे। बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। वीडियो को लाइक शेयर कर लिया करो, मैं कभी किसी वीडियो में बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप कमेंट करते हो तो मोटिवेशन बना रहता है वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा करें। और बाकी तो खैर हमारी तरफ से उससे मतलब नहीं है, लेकिन कमेंट करके आप लोग क्वेश्चंस पूछ लिया करो, अपने बता दिया करो कि कैसा कैसा आपको लगता है, ताकि और वीडियोस बनाते समय कुछ ना हो। फिजिकल का पेपर हम पहले ही प्रिपेयर कर चुके हैं पूरा का पूरा, वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। बाकी कहीं पे भी किसी को भी डाउट लगता है
तो आप लोग बोल सकते हो बेझिझक होकर के। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। काफ़ी सारे बच्चों का मुझे कॉल मैसेज भी आए कि सर आपका मतलब वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हैं, और उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह भी लगे हैं पेपर में, काफ़ी उन्होंने किया है। कुछ ने क्वेश्चंस पूछे भी हैं, तो अच्छा लगता है जब कोई क्वेश्चंस वगैरह करता है तो उसमें मज़ा आ रहा होता है। बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।